हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में खास करके डीपली स्टडी किया, उसका स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड सारी चीज़ें। ठीक है, तो फटाफट एक क्विक रिवीजन ले ले पूरे चैप्टर का जो अब तक हमने पढ़ा है। कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। ठीक है, फिर हमने देखा कि चार्ज जो होता है वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज का फेनोमेना समझने के लिए हमने एक्टिविटीज ऑब्जर्व किए थे कि जिसमें एक हमने कॉम्ब और हेयर वाला एक्टिविटी देखा था कि कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब करने के बाद अगर हम पेपर पीसीस के ऊपर रखते हैं तो वो पेपर पीसीस को अट्रैक्ट करेगा। इसके पीछे हमने वजह देखी थी कि फ्रिक्शन की वजह से कोम जो होता है वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है और पेपर पीसेस जो होता है वो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो चार्ज ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से हमने ये समझा था कि इस वजह से ये पेपर पीसेस जो है दे वर अट्रैक्टेड बाय कोम। ठीक है, सेम एग्जांपल हमने इन्फ्लेटेड बलून और वॉल का ऑब्जर्व किया था। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने देखा था कि भाई हर एक मैटर जो होता है वो एटम से बना हुआ होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम नंबर में चार्ज होते हैं। जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट में से नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज गेन करता है वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने समझने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज लिए थे। पहले हमने दो बलून वाला एक्टिविटी लिया था कि दोनों बलून को अगर वूल के साथ रब करके इस तरीके से हम फ्रीली टाइप कर दे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर हमने बलून और रिफिल का एग्जांपल लिया था, तो दोनों ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर लास्ट लेक्चर में हमने एक और एक्टिविटी से ये चीज समझा कि इस ग्लास रॉड और हमने एबोनाइट रॉड लिया था। ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया और एबोनाइट रॉड को हमने फर के साथ रब किया। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है और एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो दोनों रॉड्स एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे, यानी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के पास ही लेके गए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्योंकि दोनों ग्लास रॉड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस वजह से उन्होंने एक दूसरे को क्या किया होगा, रिपेल किया होगा। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट समझने के बाद हमने इलेक्ट्रोस्कोप देखा, उसका स्ट्रक्चर, ग्लास जार हमने लिया था, उसके ऊपर कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड में होल, होल में से हमने कॉपर वायर पास किया था जिसमें नीचे हुक जैसा अरेंजमेंट बनाया था, जिसपे हमने एल्यूमिनियम फॉइल टाइप किया था ऑलमोस्ट अराउंड 5 सेंटीमीटर लेंथ का और 1 सेंटीमीटर विड्थ का। ठीक है, फिर वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और अनचार्ज ये देखने के लिए हम क्या करते थे, उस ऑब्जेक्ट को कॉपर वायर के साथ कांटेक्ट करते थे। तो अगर हमें एल्यूमिनियम फॉइल में कोई भी फ्लिकर्स नजर आए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट कैसा है, चार्ज्ड है। ठीक है, फिर सेंसिबल वे में कि भाई हमें कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड, तो वो समझने के लिए हमने क्या किया था इसमें कि पहले से ही एल्यूमिनियम फॉइल को हमने पॉजिटिव चार्ज करके रख दिया था बाय वी कैन से दैट ग्लास रॉड। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम ऑपोजिट चार्ज का ऑब्जेक्ट वहां पे कांटेक्ट में लाते हैं कॉपर वायर के, तो क्या होता है कि पहले हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल जो होंगे वो थोड़े से क्या होंगे, श्रिंक होंगे, और फिर वापस से हम कह सकते हैं कि डिपार्ट होंगे। तो वहां से पता चल सकता है कि ऑपोजिट चार्ज आया है, तो पहले से पॉजिटिव चार्ज था तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो वहां से पता चले नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। अगर पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट कांटेक्ट करता है तो क्या होगा कि वो और ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे एल्यूमिनियम फॉइल्स, तो वहां से पता चले कि सेम चार्ज कांटेक्ट में आया, यानी कि पहले पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही चार्ज कांटेक्ट में आया है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, फटाफट मैंने क्विकली समझाया, डीप में नहीं, फटाफट जाने दिया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब ये सारा कंसेप्ट समझने के बाद हम आज के लेक्चर का कंसेप्ट यानी कि लाइटनिंग का कंसेप्ट समझ सकते हैं। सो अब लाइटनिंग क्या है, तो लाइटनिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि एक ब्राइट स्पार्क है।
ठीक है। इस तरीके का चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि कई बार आपने गलती से अगर ऐसा किया हो कि आपका प्लग का स्विच ऑन है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, उसमें से प्लग रिमूव कर रहे हो या प्लग इंसर्ट कर रहे हो, तो आपने छोटा सा स्पार्क देखा होगा और कई बार उसकी आवाज भी कट ऑफ करके सुनी भी होगी, ठीक है। चार्जर है या कोई और चीज का प्लग है, स्विच ऑन रख के ही आपने इंसर्ट किया या उसको रिमूव किया, तो वहां पे आपने तुरंत स्पार्क की आवाज सुनी होगी, और अगर सराउंडिंग में कोई बैठा होगा तो उसकी डांट भी खाई होगी कि इससे शॉक लग सकता है। तो ये क्या होता है कि आपका स्विच ऑन है, मतलब कि करंट जा रहा है। अब आप क्या कर रहे हो कि प्लग इंसर्ट कर रहे हो, तो टेम्पररी जो प्लग के लेग्स है और अंदर का जो हम कह सकते हैं कि प्लग का कांटेक्ट है, उन दोनों में लूज कांटेक्ट होगा, प्रॉपर कांटेक्ट नहीं होगा। प्रॉपर कांटेक्ट होने के बाद तो स्पार्क होता नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वे में करंट पास होना शुरू हो जाता है। लेकिन लूज कांटेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इस वजह से वहां पे क्या होता है, स्पार्क होता है। तो जस्ट कुछ ऐसा ही फिनोमेना क्या होता है, लाइटनिंग में देखने को मिलता है। अब लाइटनिंग किस में होता है, तो हमें मालूम है कि लाइटनिंग क्लाउड्स में होता है, ठीक है, क्लाउड्स की वजह से होता है। तो अब क्लाउड्स क्या होते हैं, तो वी कैन से दैट दे आर फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। क्लाउड्स किससे बनते हैं, वेपर से बनते हैं, ठीक है। तो जनरली क्लाउड्स होंगे, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के आयन होंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वैसे आयन्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ग्रेजुअली जैसे 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 हम कह सकते हैं कि क्लाउड जो है वो डेंस होता जाता है, ठीक है, डेंस वेपर से हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्लाउड बनता जाता है, तो उसमें क्या होता जाएगा, हैवी विंड्स की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर आयंस के बीच में क्या होना शुरू हो जाता है, फ्रिक्शन जनरेट होना शुरू हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ रब करते हैं क्योंकि हैवी विंड चल रहा होता है, ठीक है। अब ये रबिंग की वजह से क्या होगा कि जो हम कह सकते हैं कि लाइट ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि लाइट वेटेड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो जनरली जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है वैसे कि वो जनरली क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करके कहाँ आ जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और जो हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जनरली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करके कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स में भी फिगर में ये चीज दी हुई है, यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है, कि वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये चार्जेस क्यों डेवलप हुए, तो जैसे जैसे डेंस क्लाउड बनता जाता है वैसे वैसे विंड जो है वो स्ट्रांग होता जाता है, हैवी विंड चलना शुरू हो जाता है, और वो हैवी विंड की वजह से क्लाउड में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, उनके बीच में रबिंग होता है। एंड एज वी हैव अंडरस्टूड वन कांसेप्ट कि दिस रबिंग और फ्रिक्शन विल जनरेट और विल डेवलप द चार्जेस, तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, चार्जेस डेवलप होते जाएंगे, और जैसे जैसे चार्जेस डेवलप होते जाएंगे तो जो लाइट वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जनरली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं और वो ऊपर के पार्ट में क्लाउड के जमा हो जाते हैं, और जो हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जनरली क्लाउड के नीचे के पार्ट में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इस तरीके के जो एक क्लाउड में ऐसा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं कि मल्टीपल क्लाउड्स में पॉसिबल है, ठीक है। सपोज मान ले कि हम दूसरा क्लाउड भी है, वो भी ऐसा ही कुछ हुआ है, ठीक है, मान लेने का अगर ना लगे तो ये क्लाउड है, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है, हम ऐसा मान ले कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और नीचे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से, ओके। अब इसमें क्या होगा कि जब ऐसे क्लाउड्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इन दोनों के बीच में रैपिड चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये दिखने में बात यहाँ पे छोटी लग रही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि एकदम बल्क में, हैवी बल्क में चार्जेस में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इस वजह से चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक ह्यूज स्पार्क के फॉर्म में क्या होगा, जनरेट होगा या विजिबल होगा, एंड दैट ह्यूज स्पार्क इज नथिंग बट द लाइटनिंग, वो क्या होता है, लाइटनिंग होता है। अब जब ये स्पार्क जनरेट होता है तब ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी जनरेट होता है और हीट जनरेट होता है।
और ये जो हीट होता है वो रैपिडली सराउंडिंग एयर को क्या कर देता है, वार्म कर देता है, हॉट एयर में कन्वर्ट कर देता है। और इस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से एकदम धड़ाम करके पूरा आवाज निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म दिस बोथ आर पैरेलल एक्टिविटीज, लेकिन हमें उनमें टाइम में क्यों अंतर लगता है, पहले लाइटनिंग होता है फिर बाद में थंडर स्टॉर्म की आवाज आती है। दैट इज ड्यू टू द स्पीड ऑफ बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज। लाइट जो है वो हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट, तो लाइट का स्पीड जो है वो साउंड से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए तुरंत हमें लाइटनिंग जो है वो नजर आ जाता है। लेकिन साउंड का स्पीड कम होता है, इस वजह से थोड़ी देर बाद हमें वो थंडर स्टॉर्म का आवाज सुनाई देता है, वरना ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली वहां पे हो चुकी होती है आसमान में, ठीक है। पर स्पीड के डिफरेंस की वजह से ये हमें बाद में सुनाई देता है, ठीक है। सेम थिंग यू हैव ऑब्जर्व विद दिवाली क्रैकर्स, रॉकेट्स, ठीक है। ये रॉकेट ऊपर जाता है, फिर पहले हमें उसका हम क्या इल्यूमिनेशन दिखता है, वो फटता है और वो सारी चीजें दिख पहले जाती है, और कुछ सेकंड बाद ही क्या होता है, उसके फटने की आवाज आती है, ठीक है। भले बहुत ही चंद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या सेकंड्स का ही फर्क होता है, लेकिन वो डिफरेंस हम नोटिस कर सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट विल एप्लीकेबल ओवर हियर, ठीक है। अब लाइटनिंग जो होता है वो दो तरीके के लाइटनिंग होते हैं, ठीक है। एक होता है हम कह सकते हैं शीट लाइटनिंग, और एक होता है फोक लाइटनिंग। शीट लाइटनिंग जो है वो क्लाउड और क्लाउड के बीच में होता है, और फोक लाइटनिंग लाइटनिंग जो है वो क्लाउड और अर्थ के बीच में होता है, ठीक है। ये दो तरीके के लाइटनिंग होता है। क्लाउड और क्लाउड के बीच में जो लाइटनिंग होता है वो शीट लाइटनिंग होता है, ठीक है। और क्लाउड और अर्थ के बीच में, क्योंकि अर्थ में भी क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं कि नीचे ट्री हो सकता है, मस्त देखो अपना रेड कलर का ट्री है, उनमें पॉजिटिव चार्ज होने के चांसेस है, ठीक है। फिर हमारे हम कह सकते हैं कि टॉल हाइटेड बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, उनमें भी पॉजिटिव चार्ज होने के चांसेस है। या तो फिर हमारे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी पॉजिटिव चार्ज होने के चांसेस है। तो ये सारे नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और इनकी वजह से लाइटनिंग जो है, ठीक है, वो अर्थ के ऊपर भी गिर सकता है, ठीक है। तो वो जो लाइटनिंग होता है जो क्लाउड और अर्थ के बीच में होता है उसको क्या कहा जाता है, फोक लाइटनिंग कहा जाता है। दैट विल बी नोन एज फोक लाइटनिंग। अब लाइटनिंग जब अर्थ के ऊपर गिरे, मतलब ये थोड़ी टेंशन वाली बात हो सकती है। द रीजन इज दैट कि हमने लाइटनिंग में अभी समझा कि ये जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें जो स्पार्क होता है वो स्पार्क बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ जनरेट होता है, वहां पे ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। अब इतनी एनर्जी अगर अर्थ के ऊपर आ रही है तो ऑफकोर्स वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, डिजास्टरस है, ठीक है। क्योंकि लाइटनिंग जो होगा वो ट्री के ऊपर गिरेगा तो पूरे ट्री को बर्न कर सकता है, बिल्डिंग के ऊपर गिरेगा तो पूरे बिल्डिंग में वो आग लगा सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ह्यूमन बीइंग के ऊपर गिरेगा तो ऑफकोर्स ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान या एनिमल जो भी होगा वो पूरा का पूरा जल जाएगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि उनकी डेथ भी हो सकती है। तो मतलब लाइटनिंग जो है वो इन अलग अलग तरीकों से हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो अब ऐसे हार्मफुल लाइटनिंग से हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लाइटनिंग कंडक्टर, कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज ये कि ये जो लाइटनिंग में ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी जनरेट होता है उसको हम यूज भी कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज करने के तरीके काफी महंगे हैं और उनमें से एनर्जी मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एट अ टाइम कहाँ पे लाइटनिंग होगा वो किससे मालूम, किसी को नहीं मालूम है। इस वजह से ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो देखो हम लाइटनिंग कंडक्टर का कंसेप्ट समझते हैं कि जो लाइटनिंग से वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये सपोज मान लो कि कोई पर्टिकुलर रीजन में टॉल हाइटेड बिल्डिंग है, ठीक है, ये खिड़कियां हैं, ठीक है, और ये अपना टॉल हाइटेड बिल्डिंग है, ठीक है। अब जितना हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग हाइटेड होगा, माउंटेन्स है, इन सब जगहों पे क्या होता है कि लाइटनिंग, फोक लाइटनिंग जो है उसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो
इसमें क्या किया जाता है, पर्टिकुलर रेडियस वाइज ऐसे टॉल हाइटेड बिल्डिंग्स जो है उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उनके ऊपर ये लाइटनिंग कंडक्टर एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है कि ऐसा स्पोक जैसा चीज होता है, इसको नॉन कंडक्टिव मटेरियल से ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, एस्टैब्लिश किया जाता है और इसका पूरा कनेक्टिविटी जो है वो सीधा कहाँ दे देते हैं, अर्थ में दे देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग, ठीक है। मान लो कि ये हमारा जमीन है, तो जमीन के नीचे और नीचे यहाँ पे डिस्क होता है, ठीक है, और ज्यादातर इसके अंदर सॉल्ट वाटर रखा जाता है जो कि आयनाइज्ड होता है। इस वजह से लाइटनिंग जैसे ही यहाँ पे जनरेट होगा, कहीं पे भी नियर बाय रीजन में जनरेट होगा, तो वो सीधा यहाँ पे अट्रैक्ट होके अर्थ में चला जाएगा। द रीजन इज दैट कि अर्थ जो है उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो कोई भी ट्रेमेंडस अमाउंट में चार्जेस जो भी जनरेट होते हैं उसको वो क्या कर सकती है, गेन कर सकती है, स्टोर तो नहीं कर सकती पर गेन कर सकती है या अपने आप में ट्रांसफर कर सकती है। इसी वजह से हमारे घर पे जो भी हमारे हैवी लोडेड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सभी में एक तीसरा वायर होता है अर्थिंग का, ठीक है। आप जैसे चार्जर देखोगे तो जनरली चार्जर में क्या होता है, दो ही वायर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेटर देखो, एसी देखो, तो इन सब में तीन तीन होते हैं, ठीक है, ऊपर एक लंबा वाला होता है, ठीक है, थर्ड वन। तो वो जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। जो जो हमारे हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, होम अप्लायंसेज है, वो क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट में चार्ज कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अब या करंट कंज्यूम करते हैं। अब इस वजह से उनके बॉडी में या कहीं पे भी क्या होता है कि लीकेज करंट की पॉसिबिलिटीज होती है। अब वो लीकेज करंट अगर ह्यूमन बीइंग को लग जाए तो उनको ऑफकोर्स शॉक लग सकता है और उनके बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इस वजह से क्या किया जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में अर्थिंग का एक अलग से वायर लगाया जाता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के अर्थिंग के जो मतलब हर एक प्लग के जो अर्थिंग के वायर होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ कनेक्ट करके एक वायर सीधा कहाँ भेजा जाता है, अर्थ के अंदर भेजा जाता है। और जहाँ पे ये अर्थिंग का केबल जाता है वहां पे हम कह सकते हैं कि सॉल्ट वाटर और ये डिस्क और ये सारी चीजें स्प्रेड करके रखी जाती है। और फ्रिक्वेंटली क्या किया जाता है, ईयरली या 2 ईयरली वैसे ये वाटर जो होता है वो ऐड किया जाता है, क्योंकि अब तो सीधी सी बात है कि वो ग्रेजुअली ड्राई होता जाता है इस वजह से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी लीकेज करंट घर पे है वो सीधा अर्थ में चला जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लाइटनिंग पे एप्लीकेबल है कि ये लाइटनिंग कंडक्टर हाइट पे लगा दिया जाएगा टॉल हाइटेड बिल्डिंग के ऊपर। अब उसका कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से रेडियस फिक्स होता है कि उस रेडियस में अगर कहीं पे भी लाइटनिंग होगा तो वो तुरंत ये लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा और सीधा लाइटनिंग जो है वो कहाँ चला जाएगा, हम कह सकते हैं कि जमीन में चला जाएगा, ताकि वो ये बिल्डिंग को हार्मफुल नहीं रहेगा, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर इस लाइटिंग का कोई इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि सराउंडिंग भी काफी रीजन जो है वो इससे क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर का पूरा स्ट्रक्चर और फेनोमेना है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है और खास करके टॉल हाइटेड बिल्डिंग्स वगैरह है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमको करंट लगने की वजह भी वही है कि हमारा बॉडी जो है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और हमारे से करंट सीधा कहाँ जा सकता है, जमीन में जा सकता है। इसी वजह से हमें क्या होता है, करंट लगता है। लेकिन आपने सुना होगा कि जब भी हम रबर स्लीपर या ऐसी कोई चीजें पहन के या वुडन स्लीपर मतलब वुडन चीजें पहन के काम करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। द रीजन इज दैट ओनली कि रबर स्लीपर्स जो होंगे वो हमारा अर्थ से क्या कर देंगे, कनेक्टिविटी लूज कर देंगे, कि जिसकी वजह से क्या होगा, हमें करंट लगेगा नहीं, ठीक है, या हमारे में से करंट पास हो सकेगा नहीं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है, लाइटनिंग को खुद क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और सीधा अर्थ में ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से बिल्डिंग में या कहीं पे भी कोई इसके हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे नहीं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। ये मत कहना कि बिल्डिंग हवा में है, हवा में नहीं है। हाँ, सो यहाँ पे हमने लाइटनिंग और लाइटनिंग कंडक्टर वाला कंसेप्ट खत्म किया। अब हमें जो यहाँ पे समझना है दैट इज मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो इसके अलग अलग पॉइंट्स है, मैं वन बाय वन पॉइंट्स लेता जाता हूँ और रीड करके आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नो ओपन स्पेस इज सेफ ड्यूरिंग द लाइटनिंग। लाइटनिंग में ओपन स्पेस जो होता है वो कभी भी सेफ होता नहीं है, ठीक है। इन दोनों में यही हम कह सकते हैं कि क्रॉस प्रिवेंटिव मेजर्स है, अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग में घर पे रहो, अर्थक्वेक में घर से बाहर निकलो, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर दोनों चीजें साथ में हो रही हो तो फिर उस हिसाब से कुछ लॉजिकल चीजें करने की, ठीक है। तो देखो, तो लाइटनिंग में हमेशा ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग आप जहां पे है वहीं पे रहे, बाहर ना निकले, ठीक है। क्योंकि अगर हैवी थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग हो रहा है तो की बात है, ठीक है। एक्सट्रीम सिचुएशन में नॉर्मल रेनफॉल वगैरह में हम निकल सकते हैं। ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है कि जब हैवी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग और वो सब बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो ऐसे मौके पे हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। घर पे रह के ही हमें वेट करना चाहिए कि, या अगर हम जहाँ कहीं पे भी है वहां पे रह के अंडर रूफ रह के हमें वेट करना चाहिए कि अगर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जो है वो क्लियर होता है कि नहीं। लाइक सेम वे हमें ओपन व्हीकल्स में भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए इस ड्यूरेशन में, यानी कि हमारे टू व्हीलर्स है या जो भी ओपन व्हीकल्स है उनमें हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर हम अंडर रूफ व्हीकल्स में है, क्लोज्ड व्हीकल्स में है तो हम उसमें रह सकते हैं, ठीक है। अगर हमें लगे कि हैवी रेनफॉल हो रहा है तो वो व्हीकल हम साइड में पार्क करके उसी में बैठे रहे, ठीक है। उसके ग्लास वगैरह सारी चीजें बंद करके हम क्या करें, उसी में बैठे रहे, ठीक है। तो हम उसमें सेफ है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बाहर निकलना इसमें क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। ओपन व्हीकल्स वाला पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। हाँ, इफ अ पर्सन इज इन अ ओपन स्पेस, ठीक है, वो ओपन स्पेस में है तो वो कहीं ना कहीं शेल्टर ढूंढे। लेकिन शेल्टर ढूंढने में ध्यान रखें, हमारी हमेशा आदत है कि हम कोई ना कोई ट्री के नीचे जाके खड़े रह जाते हैं। लेकिन इससे आगे वाले फिगर में मैंने बताया कि ट्रीज के ऊपर भी चार्ज होते हैं और ट्रीज हमेशा रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से तो बोला जाता है सेव ट्रीज, ग्रो ट्रीज, ठीक है। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जहां पे ट्रीज ज्यादा ग्रो किए जाते हैं वहां पे कंपैरेटिवली रेनफॉल ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ट्रीज क्या करेंगे, लाइटनिंग को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और अगर लाइटनिंग उसके ऊपर इंसिडेंट होता है, गिरता है, तो वो पूरा का पूरा ट्री बर्न हो सकता है। अगर इंसान के ऊपर गिरता है तो ऑफकोर्स इंसान भी जल सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। इस वजह से कभी भी ड्यूरिंग लाइटनिंग वी शुड नॉट स्टैंड अंडर ट्री और नियर बाय लाइट पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, ठीक है। इन सब के बाजू में या इनके नीचे हमें कभी भी खड़ा रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमें चीजें खास करके ध्यान में रखनी है। अब अगर हम ऐसे ओपन स्पेस में है, ठीक है, और हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है, ऐसी सिचुएशन है, जनरली ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई तरीके का शेल्टर तो मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो हमें क्या कर देना चाहिए कि जैसे आपको फिगर में दिखाया वैसे हम कह सकते हैं कि इस क्वाइट लो पोजीशन में हमें क्या कर देना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट ले डाउन ऑन द फ्लोर और ऑन द वी कैन से द लैंड, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, बैठना है, जैसे पोजीशन आपको इस नोट्स में दिया गया है उस हिसाब से, ठीक है, और वेट करना है। पर जनरली ऐसी सिचुएशन आती नहीं है और हम ऐसा करते ही नहीं है। ये तो पॉइंट यहाँ पे दिया है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बारिश हो रही है और बंदा ग्राउंड में बीचों बीच ऐसे बैठ जाए, आई डोंट थिंक सो कि ये प्रैक्टिकल डिसीजन भी होगा और हम फॉलो भी करेंगे, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं नियर बाय रीजन में शेल्टर मिल ही जाता है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, रेनफॉल एंजॉय कर लेंगे, ठीक है। सो ये तो जनरली यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर एक बताया गया है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर अदरवाइज हमें ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म अम्ब्रेला भी नहीं ओपन रखना चाहिए, क्योंकि अम्ब्रेला का जो रॉड होता है वो मेटल का रॉड होता है और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी लाइटनिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और उस वजह से भी लाइटनिंग हमारे ऊपर इंसिडेंट हो सकता है और हमारे लिए वो हार्मफुल इंसिडेंट्स भी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से जनरली हो सके वहां तक हमें वो भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स मैं बता रहा हूँ वो जनरल डेली लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जब एकदम हैवी रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म चल रहा हो तब की बात है ये, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। हाँ, तो एक ये चीज है।
फिर घर पे हमेशा अगर हमारे कोई भी आउटर रीजन में मेटल पाइप्स या वगैरह कुछ भी है तो उनको हमें टच नहीं करना चाहिए। हो सके वहां तक टेलीविजन और हमारे कोड फोन्स जो है मतलब वायर्ड फोन्स है उनको हमें ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो टेलीविजन वगैरह के जो हमारे डिस्क जो होते हैं ऊपर वो भी क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको भी हमें क्या ऑपरेट नहीं करना चाहिए या यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो सके वहां तक हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी बंद रखने चाहिए। जनरली ये प्रैक्टिकली अगेन पॉसिबल नहीं है पर हमें करना चाहिए। और इसी वजह से जब हैवी थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग होता है तो कई रीजन में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर देते हैं, उसका रीजन भी यही है। ठीक है, तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ठीक है वो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइटनिंग कंडक्टर एंड प्रिवेंटिव मेजर्स और मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक नेचुरल फिनोमेना यहाँ पे खत्म हुआ, दैट इज लाइटनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे। ठीक है, पॉसिबल होगा तो एक लेक्चर में और अगर नहीं होगा तो 2 लेक्चर में हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अर्थक्वेक विल बी द वी कैन से दैट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो यहाँ पे लाइटनिंग वाला फिनोमेना खत्म होता है, तो आप तो पूरा लाइटनिंग कंडक्टर और प्रिवेंटिव मेजर्स वहां तक यानी कि अर्थक्वेक्स तक आप पूरा चीज इसमें से रीड कर लेना। कोई भी डाउट्स कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अर्थक्वेक शुरू करेंगे उसमें। ठीक है, तब तक टेक केयर, सी यू सून।